नमस्कार, मैं प्रतिभा अपने YouTube चैनल इजी हिंदी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास के बारे में। दोस्तों, जब आप प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखते हैं तो उसमें समास आपके बहुत काम आते हैं और 10वीं कक्षा के लिए यह एक बहुत आवश्यक विषय है। आप सभी इस बात से परिचित है कि समास क्या है, समास के कितने भेद है। कठिनाई विद्यार्थियों को वहां आती है जब परीक्षा में उन्हें समस्त पद दिया जाता है, वे उसमें विग्रह करने में कठिनाई अनुभव करते हैं और साथ ही वे समझ नहीं पाते कि समास का कौन सा भेद है। इसके लिए समासों की संकल्पना को समझना बहुत आवश्यक है। संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पर समासों व उनके भेदों की संकल्पना को समझने की प्रयास करेंगे। तो चलिए थोड़ी जानकारी इसकी उत्पत्ति के बारे में भी लेंगे। दोस्तों, समास के लिए संस्कृत में कहा गया है सम सनम समास है। क्या कहा गया है? सम सनम समास है। यहाँ पर आप देख रहे हो समास शब्द संस्कृत की अस धातु से बना है। अस एक धातु है जिसके पीछे सम उपसर्ग डालने पर बना समास। अस यानी होना, सम यानी संयोग अर्थात जोड़ना, अर्थात संयोग होने की स्थिति में संक्षेपीकरण की प्रक्रिया समास कहलाता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी परिभाषा की तरफ। तो समास की परिभाषा क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। इसके साथ साथ समस्त पद को भी जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, तो समस्त पद होता है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नवीन पद सामने आता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, यहाँ पर 4 शब्द है जो मिलकर बना है रसोई घर। रसोई घर समस्त पद है। इसके साथ साथ ही हमें पूर्व पद और उत्तर पद भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। समास के लिए कम से कम 2 पद अवश्य होने चाहिए। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, इसमें प्रति पूर्व पद है तथा दिन उत्तर पद। ये तो था पूर्व पद और उत्तर पद। अब देखें समास विग्रह। समस्त पदों को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। तो समास विग्रह हम किसे कहते हैं दोस्तों? समस्त पदों को अलग करने की विधि को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, यहाँ पर हुआ समस्त पद भी अलग, यहाँ पर सब अलग हुए। माता पिता, माता और पिता, ये समझे हम। तो अब देखें समास के प्रकार। जो समास के मुख्य 6 प्रकार होते हैं। समास के मुख्य कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। सबसे पहले हम बात करेंगे अव्ययी भाव समास की। तो दोस्तों, कई बार हम समझ नहीं पाते कि कैसे पता लगाए कि यह कौन सा समास है। ये तो आप परिचित होंगे अव्यय से, पता होगा अव्यय क्या होता है। अव्यय वे पद है जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अपने रूप नहीं बदलता, वह अव्यय है। तो अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद प्रधान हो वह समस्त पद अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में पहला पद प्रधान हो, दोस्तों ध्यान दो यहाँ पे, और समस्त पद अव्यय हो, वही अव्ययी भाव समास होता है। मुख्य रूप में हमें यहाँ पर ध्यान देना है, पहला पद प्रधान होता है इसमें और पहला पद छोटा भी होता है। और एक बात है, जो
पुनरुक्त होते हैं शब्द वह भी बार बार आते हैं, वे शब्द भी अव्ययी भाव शब्द होते हैं। जैसे आमरण, अ जमा मरण, यहाँ पर पहला पद हुआ छोटा। प्रतिदिन, प्रति जमा दिन, तो यहाँ पर पुनरुक्त होते हैं शब्द हाथों हाथ, हाथ जमा हाथ, हाथ जमा हाथ। तो चलिए अब पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रदान हो और समास करने पर, विग्रह करने पर कारक चिन्हों का लोप हो जाए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास में जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों में विभक्ति का लोप हो जाता है, कारकों का लोप हो जाता है, वह तत्पुरुष समास है। जैसे यहाँ पर राजकुमार, राजा का कुमार, राजपुत्र जो है राजा का पुत्र, यहाँ पर का कारक है और वहां पर लोप हो गया। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, जो कारक चिन्ह को यहाँ पर लोप हो जाता है। ये था तत्पुरुष समास। कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, इसका कर्म तत्पुरुष समास का कारक या विभक्ति चिन्ह को होता है। यहाँ पर ध्यान दो दोस्तों, इसमें को जो है विभक्ति को, विभक्ति चिन्ह जो है को, इसमें कर्म कारक के विभक्ति को का लोप होता है, को लोप हो जाता है। जैसे स्वर्गागत, स्वर्ग को गया हुआ, यहाँ पर को जो है विभक्ति चिन्ह लोप हो गया। कर्ण तत्पुरुष समास, इसका कारक या विभक्ति चिन्ह से के द्वारा यहाँ पर लोप होता है। स्वर रचित, स्वर द्वारा रचित, तो यहाँ पर कारक चिन्ह के द्वारा लोप हो जाता है। तुलसीदास, तुलसी द्वारा कृत। रेल यात्रा, रेल से यात्रा। बाद में संप्रदान तत्पुरुष समास, इसका कारक चिन्ह के लिए, यहाँ पर के लिए लोप हो जाता है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। गौशाला, गौ के लिए शाला। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। तो यहाँ पर क्या हुआ, के लिए जो कारक चिन्ह यहाँ पर लोप हो जाता है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास, इसका कारक चिन्ह से यानी अलग होना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होना, अलग होने का भाव यहाँ पर होता है। भय मुक्त, भय से मुक्त। धन से हीन, धनहीन। जैसे बच्चा वृक्ष से गिर गया, यहाँ पर हम देखते हैं वृक्ष से बच्चा अलग हो गया। ये था अपादान तत्पुरुष समास, जहाँ पर अलग होने का भाव मिले, से मिले, वह अपादान तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, इसका कारक चिन्ह होता है का, के, की। यहाँ पर का, के, की का लोप हो जाता है। राजकुमार, राजा का कुमार, तो कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। ये था संबंध तत्पुरुष समास, जहाँ विग्रह करने पर का, के, की का लोप होता है, वह संबंध तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, कारक चिन्ह में पर, यहाँ पर में पर लोप हो जाता है। उदाहरण पुरुषोत्तम,
पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास रखना आत्मविश्वास। शिलालेख, शिला पर लेख, शिलालेख। ये था तत्पुरुष समास के 6 भेद। कर्मधारय समास, कर्म यानी गुण, काम। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का, जो कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु की गुण को धारण कर लेता है, अपना लेता है, तो वह कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय में संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर मुख्य विचार यह होता है, विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान यहाँ पर आ जाता है। नील कमल, नील है जो, कमल नील कमल। चरण कमल, कमल के समान चरण, तो यहाँ पर आ गया है जो के, ये तो यहाँ पर आता ही है। तो यहाँ पर मुख्य रूप में ध्यान देने की बात है जो के समान यहाँ पर अवश्य आता है। ये हुआ कर्मधारय समास। द्विगु समास, दोस्तों इसे जानना बहुत ही आसान है, इसे पहचानना बहुत ही सरल है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा प्रथम पद कोई न कोई संख्या सूचित करता है। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है। तो मुख्य ध्यान देने वाली विचार यहाँ पर होता है, पहला पद संख्यावाची होगा, इसे आपको हमेशा ध्यान में रखना है। दो राह, दो राहों का समूह जो है दो राह। पंचवटी, 5 वटों का समूह पंचवटी। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह त्रिलोक। तो दोस्तों यहाँ पर पहला पद संख्या ही आया है, तो जहाँ पर पहला पद संख्या होगा, संख्या सूचक होगा, वह द्विगु समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व माने क्या? द्वंद्व यानी झगड़ा। तो झगड़ा किन में होता है? जब 2 लोग या 2 वस्तु विपरीत होते हैं, उनमें द्वंद्व होता है, उनमें झगड़ा होता है। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और, तथा, या, अथवा, एवं लगता है, तो द्वंद्व समास कहते हैं। यहाँ पर मुख्य विचार है, ध्यान देने वाला विचार है, दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं। जैसे लाभ हानि, लाभ और हानि। बहुव्रीहि समास, छात्र कई बार यह समझ नहीं पाते कि यह कर्मधारय है या बहुव्रीहि, द्विगु है या बहुव्रीहि। ये देखने में कर्मधारय भी लगता है, क्योंकि इसमें विशेषता होती है किसी की। जैसे हमने कर्मधारय में पढ़ा, द्विगु भी लग सकता है, क्योंकि इसमें भी प्रथम पद एक संख्या हो सकता है, जैसे हमने द्विगु में पढ़ा। लेकिन अंतर कैसे समझे? बहुव्रीहि समास हमेशा किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है। दोस्तों ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें बहुव्रीहि को समझने की, बहुव्रीहि को पहचानने की एक मुख्य बात यहाँ पर होता है कि बहुव्रीहि समास हमेशा किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है। वो किसी एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाता है, रूढ़ हो जाता है, वह बहुव्रीहि समास है। दशानन, 10 मुख है जिसके 10 मुख होते हैं, सिर्फ और सिर्फ रावण का। यहाँ पर अर्थ हमें किसी तीसरी अर्थ की तरफ ले जा रही है, हमें बता रही है कि दशानन केवल रावण है, रावण की तरफ इशारा कर रहा है।
लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो कौन है? गणेश जी। सिर्फ और सिर्फ गणेश जी की तरफ इशारा कर रहा है। पीतांबर, पीला अंबर है जिसका, जो है कृष्ण। चतुर्मुख, चार है मुख जिसके, किसके होते हैं चार मुख? ब्रह्मा जी के होते हैं। तो ये था बच्चों, इस ध्यान रखो बच्चों, और एक बात ध्यान रखो यहाँ पर, इसमें मुख्य रूप में ध्यान देने वाली बात है, याद रखने वाली बात है कि तीसरा अर्थ देता है। बहुव्रीहि समास तीसरा अर्थ जो देता है, जिस समास का कोई भी पद प्रधान हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद या नवीन की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो ध्यान रखो, तीसरा अर्थ देने वाला ही बहुव्रीहि समास है। तो ये 6 मुख्य विचार थे समास की, जो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। तो दोस्तों, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसे भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।